हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेड जो 2023 का है। ठीक है, सभी लोग फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और देखिए इसका डेट भी आ गया है फ्रेंड, जो आपका 28 और 29 अक्टूबर को इसका डेट आयोजित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आज से अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा देखिए प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। ठीक है, जो कि आपके ऑनलाइन सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए अपना जो आपका यानी कि जो ग्राफ है, ठीक है, उसका क्वेश्चन छोड़ के मैथ का और जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, इंग्लिश के, ये सब छोड़ करके जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये सब आपके स्टैटिक जीके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, हम वो सभी क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा टारगेट रहेगा कि 80+ हम लोग मार्क्स लाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कोई भी आप ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले आपको पेट में एलिजिबल होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि वियरेबल, ठीक है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि जो एटीएम कार्ड है आपका और जो ऑफलाइन यूपीआई है, ठीक है, ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला है आपका ऑप्शन रुपे, मा सॉरी, दूसरा है आपका ऑप्शन मास्टर कार्ड, तीसरा है वीजा, चौथा है एस मनी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एटीएम कार्ड और जो ऑफलाइन यूपीआई है, ठीक है, ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, तो ये आपके एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो एस मनी है, ठीक है, ये मलयालम और तमिल में, ठीक है, यूपीआई 123 पे, ठीक है, सेवाओं को लॉन्च करने वाली एक भारत की ये पहली कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए जो एस मनी है, ठीक है, इसके सीईओ जो हैं, ठीक है, सीईओ कौन है फ्रेंड्स, तो ये आपके जिमिन जे कुरी चिचिल हैं। ठीक है, इसके सीईओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। आपको बताना है फ्रेंड्स कि ऐसे यानी कि जो दो दो ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि पहला क्या है, सेशेल्स और ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है आपका मालदीव म्यांमार, तीसरा है श्रीलंका मालदीव, चौथा है लक्षद्वीप श्रीलंका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। देखिए ये दोनों ही आपके भारत देश के जो पड़ोसी द्वीप देश है फ्रेंड्स, वो आपके यही दोनों हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, देखिए जो भारत से श्रीलंका की दूरी है फ्रेंड्स, वो आपकी 31 किलोमीटर है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कोलंबो है, जो कि एक बंदरगाह है। ठीक है, और इसे देखिए पूर्व का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है, सॉरी लिखा नहीं रहा, चलिए हम आप लोगों को ऐसे ही बता देना है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए फ्रेंड, जहाँ भी आप लोग को कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है आप डिस्कस करिए। ठीक है, हम आप लोग को ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका श्रीलंका है उसको क्या कहा जाता है, पूर्व का मोती भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो श्रीलंका है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बोले वाली भाषा जो है वो सिंहली है, यानी कि जो श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो आपकी सिंहली है। ओके, और इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे है, जयवर्धनपुर कोटे। ठीक है, जयवर्धनपुर कोटे है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, मालदीव, देखिए ये लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, यहाँ पर जो लगभग हैं 1192 छोटे छोटे के कोरल द्वीप हैं। ठीक है, जो इसकी राजधानी है फ्रेंड्स मालदीव की, वो आपकी माले है। ठीक है, जो यहाँ की सबसे बड़ा शहर भी है मालदीव का। ठीक है, जो माले है उसकी राजधानी है और ये मालदीव की सबसे बड़ा क्या है, शहर भी है। ठीक है, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ठीक है, तो देखिए आपको ओमान की राजधानी बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए पहला ऑप्शन है मनामा, दूसरा है माले, तीसरा है मास्को और चौथा है आपका मस्कट। तो देखिए जो आपकी ओमान की राजधानी है वो आपका क्या है, मस्कट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की थी। ठीक है,
यानी कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि किस कंपनी ने उद्योग, ठीक है, प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की थी। पहला ऑप्शन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा ऑप्शन है एचडीएफसी एग्रो और एर्गो। और चौथा ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रथम उद्योग, ठीक है, जो उद्योग प्रथम है वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू किया गया था, वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बजाज एलियांज, ठीक है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, वो यही है, ठीक है। और देखिए ये जो है आपका, ये एक व्यापक स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा उत्पादक है, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे देखिए आपका पॉलिसी धारक जो होता है, ठीक है, ये भी भारत के साथ साथ विदेशी देशों में भी नियोजित तथा आपातकालीन उपचारों के लिए कवर प्रदान किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। यानी कि जो आपसे पूछा गया है कि जो लोक सभा के प्रथम स्पीकर हैं वो कौन थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है के एस हेगड़े। दूसरा ऑप्शन है गणेश मावलंकर। तीसरा ऑप्शन है एम ए आयंगर। और चौथा है आपका हुकुम सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के, ठीक है, वो कौन थे फ्रेंड्स, वो आपके गणेश मावलंकर जी थे, ठीक है। देखिए ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर गणेश मावलंकर जी थे, ठीक है। वर्तमान में देखिए फ्रेंड, जो 17वीं लोकसभा है, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 है, ठीक है, इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान है, ठीक है। अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी होने के साथ साथ उसका संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख भी होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 15 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 मई, 12 दिसंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है बीकानेर, सफेद शहर आपको बताना है राजस्थान का, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है अजमेर। तीसरा ऑप्शन है उदयपुर। चौथा है आपका जयपुर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका सफेद शहर कहा जाता है वो आपके उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो उदयपुर शहर है, ठीक है, ये राजस्थान का सफेद शहर इसको कहा जाता है। ओके फ्रेंड, देखिए जो इस शहर की स्थापना हुई थी वो आपके महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने 1959 में, सॉरी फ्रेंड्स, 1559 में, ठीक है, 1559 ईस्वी में की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कई जो खूबसूरत झील हैं, ठीक है, जिसके कारण इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, किसको, उदयपुर को, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो अप्रतिम संरचनाएं हैं, ठीक है, वो संगमरमर से निर्मित है, ठीक है, जिसके कारण हम इसे सफ़ेद शहर कहते हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका व्हाइट सिटी होता है फ्रेंड्स वो राजस्थान के उदयपुर को कहा जाता है, और जो आपका पिंक सिटी होता है वो आप जयपुर को कहेंगे, ठीक है, कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खाली स्थान एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। पहला ऑप्शन है दमन, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है आइजोल, चौथा है आपका कावारत्ती, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आइजोल होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो आइजोल है वो एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। वो भारत बल्कि ये क्या है, भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है, कौन, आइजोल, ठीक है। और देखिए जो मिजोरम राज्य की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर भी है वहाँ का, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो आइजोल है इसमें ही डंपा टाइगर रिजर्व तथा तामदिल झील भी है, ठीक है। और यहाँ पर
क्या है, चपचारकूट, मीनकूट, पावलकूट इत्यादि त्योहार मनाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपसे पिछले ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उसी से संबंधित आपके इस बार भी क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आइजोल है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है बेसबॉल और चौथा है बैडमिंटन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वो आपका क्या है, बेसबॉल, ठीक है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी है, ठीक है। आपको बताना है कि जो हिंदी स्वराज पुस्तक लिखा गया है वो किसने लिखा है। सरदार पटेल ने, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी गई है वो आपके महात्मा गांधी जी ने लिखा है, ठीक है। इसकी रचना देखिए फ्रेंड्स 1909 में हुआ था, ठीक है, 1909 में, ठीक है। और ये गुजराती भाषा में की गई थी, ठीक है। उस समय जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका की समुद्री यात्रा यानी कि किल्डोनान कैसल कर रहे थे, ठीक है। इसमें मूलतः आज़ाद हिंदुस्तान यानी कि स्वतंत्र भारत और उसके नागरिक कैसे हों तथा उन्हें कैसे बनना चाहिए इसके संदर्भ में लिखा गया है हिंदी स्वराज पुस्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरित लेखांकन, ठीक है, यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है खाली स्थान के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है देश के कुल वन क्षेत्र, दूसरा है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, तीसरा ऑप्शन है देश के वन क्षेत्र का विनाश, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, ठीक है, क्या अर्थ है और उसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट इसमें से हो जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। देखिए हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, ठीक है। इसके आकलन को यानी कि जो प्रदूषण और पर्यावरण हानि है इसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे ऑप्शन देखते, सॉरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम मानेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आपके यहाँ पे पूछा गया है कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके अभी जो फिलहाल में सीटेट के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज हिंदी था आपका, उसमें आपके संगाई महोत्सव से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी पिछली बार संगाई महोत्सव से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी महोत्सव, ठीक है, कौन सा त्योहार किस राज्य में स्टेट में मनाया जाता है ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा है मेघालय और चौथा है असम। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका संगाई महोत्सव मनाया जाता है वो आपके मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए ये जो महोत्सव है, ठीक है, ये वहाँ की जो राज्य है, ठीक है, वहाँ पर जो पशु है संगई है यानी जो कि हिरण है, ठीक है, इसी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। यानी कि संगई हिरण केवल मणिपुर में ही पाया जाता है, ठीक है। इस महोत्सव की शुरुआत फ्रेंड्स 2010 में की गई थी। कब, 2010 से स्टार्ट की गई थी संगाई महोत्सव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। आपको बताना है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है। कर्म है, अहिंसा है, वैराग्य है कि निष्ठा है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, 1 मिनट, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आपका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वो आपका अहिंसा होगा, ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा, ठीक है। देखिए जो अहिंसा का अर्थ होता है वो क्या होता है कि जीवों को क्षति न पहुंचाना, ठीक है। और इसके साथ ही जो मौलिक सिद्धांत के रूप में सत्य है यानी कि झूठ मत बोलिए, ठीक है। आस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। और कौन से होते हैं सिद्धांत, इसके मुख्य अपरिग्रह होता है कि संपत्ति का अधिग्रहण न करना, ठीक है। और अगला है आपका ब्रह्मचर्य यानी कि संयम का पालन करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो जैन धर्म का आरंभ हुआ था वो आपकी 6ठी शताब्दी, ठीक है, यानी कि
छठी शताब्दी, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें देखिए फ्रेंड 24 तीर्थकर यानी कि शिक्षक हुए, ठीक है। प्रथम तीर्थकर जो है वो आपके ऋषभदेव हैं और जो अंतिम तीर्थकर हैं वो आपके वर्धमान महावीर हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैन धर्म से संबंधित फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए एक अलग से क्लास चलाएंगे अभी, ठीक है, टॉपिक वाइज। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आपका अहिंसा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो नवरत्न यानी कि एक तो पहला तो अकबर है, ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर जानते हैं। और एक और ऐसे ही थे, ठीक है, शासक जिनके नवरत्न हुआ करते थे। तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है श्रीगुप्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में किया गया था, ठीक है। जिसमें से देखिए कौन कौन थे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। अमर सिंह थे पहले, ठीक है, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, शंकु, वराह मिहिर और कौन थे आपके, हाँ, वेताल भट्ट और आपके एक थे वरुचि, ठीक ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो समुद्रगुप्त हैं उनके पुत्र हैं ये, ठीक है। जो समुद्रगुप्त ये हैं ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं, अरे सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता हैं समुद्रगुप्त, ठीक है, यानी कि जो समुद्रगुप्त हैं इनके ये पुत्र हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? आपको बताना है कि जो दिल्ली सल्तनत के राजवंश थे, ठीक है, उनमें से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था? पहला ऑप्शन है खिलजी, दूसरा है लोदी, तीसरा है सैयद और चौथा है तुगलक। तो देखिए फ्रेंड जो आपके दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किए थे वो आपके कौन है? तो वो आपके खिलजी हैं, ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था, यानी कि देखिए इन्होंने कब तक शासन किया था, 1290 से लेकर के 1320 तक, ठीक है, 1290 से लेकर के 1320 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। इस राजवंश की जो स्थापना थी किसने किया था? जलाल उद दिन खिलजी ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खाली स्थान अवध को कब्जे में लिया था, यानी कि लिया, ठीक है। तो जो डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्या अवध को कब्जे में लिया? तो पहला है सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, दूसरा है युद्ध छोड़कर, तीसरा ऑप्शन है राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, चौथा है आपका हड़प नीति के माध्यम से। तो देखिए फ्रेंड जो आपके डलहौजी थे, ठीक है, वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, ठीक है। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह कौन से हैं? लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ और चौथा है आपका सिकंदरिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपके हड़प्पा के एक बंदरगाह हैं वो आपके लोथल हैं, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में खाली स्थान आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, यानी कि बंगाल में किस आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा था लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? पहला ऑप्शन है खिलाफत, दूसरा है सविनय अवज्ञा, तीसरा है स्वदेशी और चौथा है दांडी मार्च। तो देखिए फ्रेंड जो आपका बंगाल में आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसके दौरान जो आपका तिरंगा झंडा है लाल, हरा, पीला इस कलर में डिजाइन किया गया था, तो वो आपका कौन सा आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये आपके स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग और सभी लोग फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च खाली स्थान में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ठीक है, यानी कि जो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च, ठीक है, यानी कि किस ईस्वी में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है 1919,
1931, 1909, 1930। तो यहाँ पर देखिए जो खिलाफत की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कौन से सन में? 1919 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो देखिए फ्रेंड, जो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935 के अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी उसकी संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 7, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या होगा? 1 मिनट। ओहो, ये क्या हो जा रहा है? ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था? ठीक है, यहाँ पर दिए गए थे क्वेश्चन कि 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी फ्रेंड? तो वो आपके 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और देखिए इसे भारत का संघीय न्यायालय नाम दिया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो ये आपके किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो ये आपके सिपाहियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए, यानी कि जो सिपाही थे वो 10 मई 1857 को मेरठ से देखिए हुई थी। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन है पहला आपका डोडा बेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर, अनाई मुढ़ी। तो देखिए यहाँ पर जो अरावली पर्वत की श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, वो आपका गुरु शिखर है। ठीक है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वही सबसे करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसकी जो गुरु शिखर की ऊंचाई है फ्रेंड्स वो 1722 मीटर है। ठीक है, और यह राजस्थान राज्य की अरबुदा पहाड़ी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए इस पहाड़ी में भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। आपको बताना है कि ग्रीष्म काल में जब उत्तरी मैदानों में हवा बहती है तो वो क्या कहलाती है? पहला है आपका काल बैशाखी, मैंगो शावर, लू, व्यापारिक पवन है। तो देखिए जो आपके ग्रीष्मकालीन में, ठीक है, यानी कि जो गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो पवन होती है वो आपकी लू कहलाती है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक याम्योत्तर, ठीक है, रेखा है। पहला ऑप्शन है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और तीसरा ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्व देशांतर, और चौथा आपका 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है फ्रेंड्स वो आपकी कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और देखिए ये जो देशांतर है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर यानी कि जो इलाहाबाद के पास से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो 1 मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान, दूसरा है आपका वेवेल प्लान, तीसरा है साइमन कमीशन रिपोर्ट, और चौथा ऑप्शन है क्रिस्प मिशन की विफलता। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है, देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसी आंदोलन के दौरान, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसी के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन जो है वो 22 मार्च 1942 को सर
स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा है कामेत, तीसरा ऑप्शन है K10 और चौथा है आपका नंदा देवी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो ये आपका कंचनजंगा है। ठीक है, देखिए कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,500 1 मिनट 500 8,586 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा की ये ऊंचाई है। ठीक है, और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये आपके सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के, ठीक है, खाली स्थान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए जो नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सीएनजी, दूसरा ऑप्शन है एलएनजी, तीसरा है आपका एलपीजी, चौथा है आपका पीएनजी। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका एलपीजी होगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका एलपीजी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, यानी कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उनमें कम से कम खाली स्थान प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। यानी कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है तो अगर उसमें, ठीक है, कम से कम कितने परसेंट प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो ये आपका 51% जो प्रदत्त पूंजी होती है फ्रेंड्स वो आपके सरकार के अधिकार में होती है। ठीक है, यानी कि जो 50 और यहाँ पर 49-25 है ये बिल्कुल कर लेते हैं। आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में, ठीक है, किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? देखिए बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है बट ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से पूछा गया है। ठीक है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है सीतापुर और चौथा है आपका बलिया। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सीतापुर। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर, ठीक है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, और ये ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, सीतापुर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान। ठीक है, पहले ही देखिए रिक्त स्थान दिया है, उसके बाद है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। आपको बताना है कि कौन सी कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? पहला ऑप्शन है आपका सिबडी, सॉरी सही है सीडबी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आईएफसीआई, तीसरा है आपका नाबार्ड और चौथा है आपका एक्सिम बैंक। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या फिर शीर्ष संस्था है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से कौन सी समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? यानी कि जो 1991 में, ठीक है, आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? पहला ऑप्शन है भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, दूसरा है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक नीति का असफलता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो जिस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड है कि विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। ठीक है, 1991 में आर्थिक सुधारों द्वारा, ठीक है, इसी समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। किस पर? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हॉलमार्क, ठीक है, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है कृषि उत्पाद, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, तीसरा है विद्युत वस्तुएं और चौथा है आपका जेवर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट होगा वो आपका जेवर। ठीक है, हॉलमार्क का जेवर के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये धातु यानी कि जो विशेषकर सोने एवं चांदी की शुद्धता को प्रमाणित करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा
देखिए फिर से खाली स्थान, फिर आगे है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि कौन आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है समाजवाद, तीसरा ऑप्शन है गांधीवादी सिद्धांत और चौथा है आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, यही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, ये आपके कौन से भाग में हैं, तो ये आपके भाग 4 के अंतर्गत हैं। ठीक है, और कितने अनुच्छेद, तो ये आपके 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक हैं। ठीक है, और ये आपके जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। भाग 4A में, अनुसूची 4A में, भाग 3 में और भाग 4 में। तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके भाग 4 क यानी कि भाग 4A में उल्लेखित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है संघ की राजभाषा और तीसरा राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, चौथा ऑप्शन है संसद का संविधान। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1943 है वो किसके बारे में है, तो वो आपके संघ की राजभाषा के बारे में है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि धन विधेयक को परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 110, अगला है अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो धन विधेयक को परिभाषित करता है वो आपका अनुच्छेद 110 है। ठीक है, 110 में, अनुच्छेद 110 में ही धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, नीला, सफेद, नारंगी, बैगनी। तो देखिए शॉर्टकट तरीका है बैनी, आह, पिनाला। ठीक है, इसको आप लोग लिख करके उसका नाम लिखेंगे, बै से हो जाएगा बैगनी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका नहीं आएगा वो आपका सफेद। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वही बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है अब, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए जो मीथेन गैस के रूप में नहीं जाना जाता है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, ये तो आपका है। ठीक है, आपका यहाँ पर आर्गन होगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है वो आपका आर्गन होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लूकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब इत्यादि, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखिए फ्रेंड, जो आपको वॉशिंग सोडा है, ठीक है, किसका प्रचलित नाम है, तो ये आपका किसका है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की सही आयु है। 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
की सेवानिवृत्ति की सही आयु है तो वो आपकी 65 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेके थोड़ा सा बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपको बताना है कि जो पौधे हैं वो अपने पोषक तत्व कहाँ से मुख्यतः प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल से, मिट्टी से, प्रकाश से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मिट्टी से। ठीक है, पौधे जो हैं वो अपने पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है धरेश का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो आपका देखिए जो धरेश है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, धराह प्लस अस, धरा प्लस ईस, धरा प्लस ईस, धर प्लस ईस। तो देखिए यहाँ पर जो धरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका धरा प्लस ईस होगा। ठीक है, क्यों होगा, देखिए क्योंकि देखिए जो संधि होता है, ठीक है, उसका सूत्र क्या है, अदगुण होता है। ठीक है, जब अ अथवा आ यानी कि आगे के ई या फिर बड़ी ई, उ या फिर बड़ा उ और री स्वर आता हो उसे क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, इस परिवर्तन को ही गुण संधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए गुण संधि है। ठीक है, जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका ए ओ और अर आता है वहां पर आपके गुण संधि होते हैं। तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद जो है वो आपका धरा प्लस ईस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कंधा हिस्सा, दशन दर्शन, दमन दामन, भौरा सखी। तो देखिए जो आपका अली अली का सही शब्द का अर्थ होगा वो आपका भौरा और सखी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए आपका जो नागर का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। पहला ऑप्शन है नगर, देवनागरी, चतुर, ढोल। तो यहाँ पर देखिए जो नागर का पर्यायवाची होगा फ्रेंड्स आपका सबसे करेक्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, चतुर। ठीक है, नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर होता है। ठीक है, और भी देखिए इसके जो और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो नागर का हो जाएगा निपुण, चालाक तथा दक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सन्यासी का विलोम शब्द है। तो देखिए सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है, संतापी, इनमें से कोई नहीं, गृहस्थ, विरक्त। तो देखिए फ्रेंड जो आपके सन्यासी का विलोम शब्द होता है वो आपका क्या हो जाएगा, गृहस्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स हम चाहेंगे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कोल्हू का बैल होना का अर्थ है। कोल्हू का बैल होना का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है बुरी तरह काम में लगे रहना, दूसरा ऑप्शन है मन लगाकर काम नहीं करना, तीसरा है निर्धन होना और चौथा है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कोल्हू का बैल होना का अर्थ होता है इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका पहला होगा कि बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है कि फाल्गुन की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। ठीक है, ससुर की बहन, पहला ऑप्शन ससुर की बहन, भतीजी यानी कि नीस, मामी, दादी। तो देखिए यहाँ पर चलिए हम लोग आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो फाल्गुनी है, ठीक है, इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हमने फाल्गुनी और इसका इकलौता भाई है तो हमने इधर इशारा किया। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इनके इकलौते भाई का पुत्र। ठीक है, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनका इकलौता भाई हो जाएगा, ये हम लिख नहीं रहे हैं आप लोग समझिएगा। ठीक है, यहाँ से इनका पुत्र जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा हम आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देते हैं इसका। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इसमें माथापच्ची और हमने व्हाइट पेज नहीं लिया जिससे हम अच्छे से आप लोग को समझा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ससुर की बहन, भतीजी यानी कि नीश, मामी, दादी। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ससुर की बहन। ठीक है,
और इसके बारे में आप लोग थोड़ा-सा डिस्कस करिएगा और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम अगली बार से व्हाइट पेज लेकर के आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हमने व्हाइट पेज नहीं लिया है, नहीं तो हम आप लोगों को अच्छे से समझा देते, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, ठीक है? तो देखिए आपका क क्या-क्या विकल्प है? पहला है 1225, 4225, 4125, 3025। तो देखिए यहाँ पर विकल्पों का असंगत ढूंढना है आपको। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका सी हो जाएगा, 4125, क्योंकि देखिए जो आपका 1225 है फ्रेंड्स वो आपका 35 का स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है यानी कि, और जो 4225 है ये आपका 65 का वर्ग है, और जो 3025 है वो आपका 55 का स्क्वायर है, और लेकिन जो आपका 4125 है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है? इसको छोड़ कर के सभी पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं, ओके? अगला क्वेश्चन है 8:20 पर, ठीक है? 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे, ठीक है? एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 130 डिग्री, 122 डिग्री, 149 डिग्री, 190 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स इसका भी एक सूत्र होता है। अभी हम आप लोगों को फिलहाल आंसर इसका बता देते हैं, जब हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट ऐसे करेंगे क्योंकि ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो हम डायरेक्ट आंसर ही आप लोग को बता देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 130 डिग्री का कोण बनेगा, ओके? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उनके 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। उस निष्कर्ष यानी कि निष्कर्षों का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता या फिर करते हैं, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कथन दिया गया है कि कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, ठीक है, और सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, ठीक है, और निष्कर्ष दिया गया है कि कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। आपको क्या सही है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो कथन दिया गया है कि कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका दरवाजा हो गया, ठीक है, ये दरवाजा हो गया, तो ये आप इसमें क्या दिया है कि कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, और आगे दिया है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर मान लीजिए कुत्ते हो गए ये, और सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं, तो बिल्ली आपका ये हो गई, ठीक है, लेकिन जो आपका दरवाजा है वो क्या है, क्या दिया गया है कि दरवाजा कुत्ता नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ये देखिए आपका कुत्ता हो गया, ये आपकी बिल्ली है, ठीक है, ये आपका दरवाजा है। पहला ऑप्शन क्या है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये तो हो सकता है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए केवल थर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है भारतीय तकनीकी एमएसई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने खाली स्थान सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ब्राजील और चौथा है आपका रूस। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, उसके बाद है सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है रूस, तीसरा है यूएई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रूस, ठीक है। यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है, रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, एनएफएस से, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में खाली स्थान राज्य शीर्ष पर है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है ओडिशा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए फ्रेंड्स ये सब आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ओडिशा, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, ठीक है। I2U2 ग्रुपिंग से कौन सा देश संबंधित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत,
भारत इजराइल यूएई यूएसए, दूसरा ऑप्शन है भारत ईरान यूके यूएसए, तीसरा है भारत आयरलैंड यूके यूएसए, चौथा ऑप्शन है भारत इटली यूएई यूएसए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूछा गया है कि I2U2, ठीक है, I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, वो आपका कौन सा देश है? तो वो आपका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत इजराइल यूएई यूएसए, ठीक है। यही आपका I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो गठन हुआ था वो आपका अक्टूबर 2021 में इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? आपको बताना है कि किस राज्य में प्रथम, ठीक है, भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है वो आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उत्तर प्रदेश में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका, सॉरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? ठीक है, आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा ओडिशा और चौथा राजस्थान। तो देखिए कहाँ पर आपके यूरेनियम के खनन भंडार पाए गए हैं फ्रेंड्स, तो वो आपके जो है राजस्थान में पाए गए हैं। ठीक है, देखिए भारत में यूरेनियम खनन की जो प्रथम खान है, ठीक है, वो वर्ष 1967 में झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में स्थापित की गई थी। ओके फ्रेंड्स, और हाल ही में राजस्थान में पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? यानी कि आपको बताना है कि किस राज्य में दीमपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है असम, तीसरा है पंजाब, चौथा है आपका नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, नागालैंड। देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड राज्य के दीमपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहीद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, देखिए जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है फ्रेंड्स, इनकी जो स्मृति पुरस्कार है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बैंकिंग, दूसरा है लोक प्रशासन, तीसरा है समाज सेवा और चौथा है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका लोक प्रशासन होगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, देखिए जो लोक प्रशासन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नई दिल्ली को 25 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने को कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के हमने अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @learn_with_अल्पना। ओके फ्रेंड्स, देखिए और सभी लोग अपने अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, क्योंकि यही देखिए आपका बेस है। यूपी में कोई भी आप यानी कि कोई भी एग्जाम देंगे, ठीक है, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेड क्वालिफाई मांगता है। ओके, तो आप लोग फ्रेंड्स कंटिन्यू हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स।